आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस का 2064, ठीक है, टेस्ट नंबर 2, राइट। 2063 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, वो जो आपका टेस्ट 1 था वो, ठीक है, टेस्ट 1 था 2063, ये 2064 है, टेस्ट नंबर 2 उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे मैं 2063 पेपर था, पेपर 1 पूरा, वो मैं आपको वहाँ पर करा चुका हूँ, राइट। 4 पार्ट उसका वीडियो में डाल चुका हूँ और 5-5 क्वेश्चन वहाँ पर आपको लिखा चुका हूँ कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना है, राइट। तो पेपर सेकंड देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि जो पेपर सेकंड है इसमें आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके पास टाइम रहेगा तो एनसीईआरटी आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, कैसे आपको दृष्टिकोण लिखना है, किस टाइप से अपना आंसर को अप्रोच डालना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, हिम नदों के संचलन द्वारा निर्मित विभिन्न अपरदित और निक्षेपित भू आकृतियों का संक्षिप्त में क्या विवरण देना है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, हिमनद के संचलन द्वारा निर्मित विभिन्न अपरदित हैं और निक्षेपित जो आपके भू आकृतिक क्षेत्र वो, देखो जो आपका ये ज्योग्राफी है थोड़ा सा ये लैंग्वेज जो होता है थोड़ा सा टफ होता है इसका, ठीक है। तो जो आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे वहाँ पे इसका लैंग्वेज काफ़ी ईजी होता है, इस वजह से मैंने बोला था एनसीईआरटी थोड़ा सा आप रीड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं हमारा आंसर कैसे स्टार्ट होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, तो अगर नहीं पढ़ा है तो इससे पहले आप जो लेक्चर देखेंगे आप एनसीईआरटी भी खोल के रख लेंगे, कुछ जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कुछ टॉपिक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो दृष्टिकोण क्या रखना है, आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट हो, किसके बारे में पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है यहाँ पर हिमनद के संचलन द्वारा, किसके संचलन द्वारा निर्मित, क्योंकि देखो आपसे जो क्वेश्चन पूरा बना रहा है तो किसके बारे में पॉइंट निकाला है, हिमनद के बारे में बता रहा है पूरी बातें, ठीक है। तो हिमनद के बारे में क्या आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। हिमनद के बारे में इंट्रोडक्शन आप देंगे क्या है पहले बात में। सेकंड बात में आपको क्या बताना है यहाँ पर, हिमनद के द्वारा निर्मित अपरदित भू आकृतिक जो क्षेत्र हैं, जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है भू आकृतिक जो क्षेत्र हैं या भू आकृतिक यहाँ पर जो हमारे अपरदित हिमनद हैं उनके द्वारा निर्मित हैं वो आपको यहाँ पर बताना है सेकंड बात में, ठीक है। थर्ड बात में क्या बताना है, इसके द्वारा जो हमारे क्या सृजित निक्षेपित हैं भू आकृति क्या क्या है यहाँ पर, इनमें क्या निक्षेपित हैं आकृति है, इनको बताना है थर्ड नंबर पे। और उसके बाद आपका फोर्थ नंबर में आपका जो वो निष्कर्ष रहेगा कंक्लूजन वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ बन जाएगा, राइट, क्योंकि जो इतने वर्ड हैं अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पर टफ बनेगा क्वेश्चन, राइट, क्योंकि पॉलिटी का कुछ बहुत सारे वर्ड आपको पढ़े होते हैं, ठीक है। कुछ भी आप थोड़ा देखते हैं तो क्वेश्चन आप उस पर लिख सकते हैं, लेकिन भू आकृति के बारे में अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं लिख सकते हैं क्वेश्चन को, राइट। आपने अगर हिमनद के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख सकते, इन्हीं दो के बारे में ही क्वेश्चन पूरा पूछा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हिमनद के बारे में लिखेंगे। पहले हिमनद के बारे में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हैं, ठीक है। हिम संहति को हिमनद कहते हैं, किसको, हिम संहति, ठीक है, हिम संहति को हिमनद कहते हैं, राइट। इनका सृजन हिम के इकट्ठा होने या संघनीकरण और पूरा जो आपका पुनः क्रिस्टलीकरण होता है उस क्रियाओं के यहाँ पे माध्यम से होता है, ठीक है, इतना बताएंगे आप। हिमनद का जो आपका प्रवाह है बहुत धीमा होता है, ये प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। इस प्रवाह के दौरान हिमनद विभिन्न आकृतियों से निर्माण करते हैं अपना, इतना आप इंट्रोडक्शन देंगे 3 से 4 लाइन। उसके बाद आपको क्या लिखना है इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, हिमनद की गति द्वारा निर्मित भू आप जो आकृतियाँ हैं वो यहाँ पर निम्नलिखित हैं, ऐसे करके आप हेडिंग डालेंगे। कौन कौन सी हैं निम्नलिखित हैं, फर्स्ट में डालेंगे सब हेडिंग में हिमनद घाटियाँ, ठीक है, क्या, हिमनद घाटियाँ, ठीक है, ये आपको हेडिंग डालना है। उसमें क्या लिखना है, उसमें आप लिखेंगे हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं एवं इसका आकार यू आकार का होता है, ठीक है। इनके तल चौड़े और किनारे अपेक्षाकृत चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं, आपको फर्स्ट हेडिंग में लिखना है। सेकंड हेडिंग में क्या लिखेंगे, सर्क या हिमज ज्वर, सर्क या हिमज, ठीक है, सर्क या हिमज या लिखेंगे। उसमें क्या लिखना है, ये हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाने वाले कटोरे के आकार के गर्त होते हैं। अधिकांश अल्पाइन अल्पनदों या फिर हिमनदों में सर्क व क्षेत्र जहाँ सबसे पहले हिम एकत्रित हुई थी, ठीक है, और फिर यह हिमनद बर्फ रूपांतरित हो गई थी। सर्क में पाई जाने वाली झीलें को क्या कहते हैं, टार्न कहते हैं। जबकि सर्क है उसमें जो झीलें पाई जाती हैं उसको टार्न कहते हैं, ठीक है, टार्न कहते हैं, TARN, ठीक है, टार्न कहते हैं। अब जो थर्ड हेडिंग आएगी उस थर्ड हेडिंग में क्या लिखना है आपको, तीसरी हेडिंग आएगी हार्न या गिरिशृंग, ठीक है, हार्न या ऑब्लिक करके गिरी
सुरंग, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिखेंगे थर्ड हेडिंग। इसमें क्या लिखना है, ये पिरामिड नुमा चोटियाँ होती हैं, तब तक बनती हैं जब तक यहाँ पर सर्क किसी पर्वत या कि तीन से अधिक, ठीक है, 2 या 3 से अधिक दशाओं में काट देते हैं, ठीक है। आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियाँ वस्तुतः हार्न ही हैं, ठीक है। कौन से पर्वत की, आपकी जो आल्प्स पर्वत है, राइट, और जो एवरेस्ट पर्वत है, हार्न ही हैं इनकी चोटियाँ, जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित होती हैं, ठीक है। आपको हार्न ग्लिसरीन में लिख देना है। फोर्थ में आपको क्या लिखना है, अरेत, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप इसको जो मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे आप नोट करते जाइए और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा हो जाएगा। यहाँ अरेत, अरेत क्या होता है, ये 2 हिमनदों के बीच एक नुकीली उच्च भूमि के रूप में निर्मित होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे सीधे से प्रीलिम्स में बना सकता है, अरेत इनमें से क्या है। अभी हाल ही में देखा गया, एक कोई वायरस बोल देगा, ठीक है, या कोई वैक्सीन बोल देगा, या न्यूज़ में आया कोई ऐसा जो जीव जंतु है जो विलुप्त हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अरेत क्या है, ठीक है। तो क्या है, अरेत में क्या होगा, अरेत में होगा ये 2 हिमनदों के बीच एक नुकीली उच्च भूमि के रूप में निर्मित होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सोपानी घाटी, जो भी नंबर होगा नंबर डालेंगे अपना। सोपानी घाटी, सोपानी घाटी क्या होती है, इसको बोलते हैं वैली स्टेप, ठीक है। तो हिमनद घाटी की अनुदैर्घ्य ढलान में अचानक परिवर्तन से निर्मित होने वाली जो संरचना है उसे सोपानी घाटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वर्गसुंड, ठीक है, वर्गसुंड या हिमदर, हेडिंग डालेंगे आप वर्ग शुंड या हिमदर, हिमदर, ठीक है। इसमें आप क्या लिखना है, आपको इसमें आपको लिखना है ये तब निर्मित होते हैं जब हिमनद की शीर्ष भित्ति कोई हिमविदर, ठीक है, या चौड़ी दरार बन जाती है। ये संरचना ग्रीष्म ऋतु में अधिक स्पष्ट रूप से दिखती है क्योंकि तब हिम आवरण क्या होता है, हट जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद अपनी आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे इसकी जो भू आकृतियाँ कुछ शामिल हुई हैं, कौन सी, जैसे कि गुलास्म निक्षेप, ठीक है, गुलास्म निक्षेप, हेडिंग डालेंगे आप गुलास्म निक्षेप, ये हेडिंग डालेंगे। उसमें क्या लिखना है आपको, इसमें आप लिखेंगे पिघलते हुए हिमनदों के द्वारा मिश्रित रूप से भारी और महीन पदार्थों में निक्षेप हिमोड या हिमनद गोलास्म के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन निक्षेपों में अधिकांश चट्टानी टुकड़े, ठीक है, जो चट्टानी टुकड़े हैं नुकीले या कम नुकीले होते हैं, राइट। सेकंड हेडिंग डालेंगे, वहाँ पर क्या होगा, सेकंड हेडिंग में डालना आपको वहाँ पर लिखना है हिमानी धौत मैदान, ठीक है, क्या, हिमानी धौत मैदान। इस हेडिंग में क्या लिखना है आपको, हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने पर सरिताएं क्या है, सरिताएं बनती हैं, ठीक है। इसी कुछ मात्रा में सैल मलबे को पिघले हुए जल से बनी सरिता को प्रभावित होकर निक्षेपित होते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है, हिमनदी जो हमारे जलोढ़ निक्षेप हैं इसमें हिमानी धौत इसको कहलाते हैं, ठीक है, या हिमानी धौत कहते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हिमोड, क्या डालेंगे, हिमोड। देखो ये सब आपके जो वर्ड हैं इस आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बार यूज़ होंगे वर्ड, ज्योग्राफी में बहुत सारा वर्ड जो हैं वो यूज़ होंगे काफ़ी बार। तो हिमोड क्या होता है, ये हिमनद टिल या गोलास्म में मृतिका के जमाव की लंबी कटके हैं। हिमनद के साथ उनके जो अभिविन्यास हैं उसके आधार पर उन्हें अंतःस्था हिमोड, पार्श्विक या हिमोड जो अस्वनाल हैं उसके चंद्र आकार के कटक या तटस्थल, ठीक है। हिमोड मध्यस्थ को हिमोड कहा जाता है, राइट, इसको आपको लिखना है। जो हिमोड है इसका मैं आपको, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसका हिमोड वाले का मैं आपको स्क्रीनशॉट करके लिख के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि हिमोड का क्या है। मैंने बताया, अगर शायद कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे होंगे तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप हिमोड आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर आप हिमोड का पॉइंट यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं। मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूँ, आपको कितना, आपको 250 वर्ड में लिखना है, ये 300 350 वर्ड में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें से आप अपना वर्ड छांट के अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एस्कर यहाँ पर लिख हो सकता है, एस्कर एक हेडिंग ये भी है, एस्कर। एस्कर क्या है, हिम के पिघलने के बाद जो आपका वक्राकार कटक का निर्माण होता है जिससे एस्कर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जल हिमनद के नीचे जमा हो जाता है और हिम के नीचे सरिताओं के चैनल की भांति प्रवाहित होता है। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलास्म जो चट्टान है उसमें टुकड़े और छोटे चट्टानी के मलबे होकर बहकर ले आती हैं ये, ठीक है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं।
और ऐसे स्कर नामक संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्कर कैसे बनते हैं आपको ये पता हो गया। हिमोड कैसे बनते हैं, हिमानी मैदान क्या होते हैं, गोलास निक्षेप क्या होते हैं, हिमोड हिमनद क्या होते हैं, और ड्रमलिन क्या होती है, सब आपको पता चल गया क्या क्या होते हैं सीधे से। ठीक है, अभी तो ड्रमलिन इसको मैंने नहीं बताया क्या होता है ड्रमलिन, इसको देख लेना ड्रमलिन क्या होता है, इसे भी आपको हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, ड्रमलिन क्या होता है, ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटनुमा भू आकृतियाँ हैं जिसमें रेत और बजरी के कुछ ढेर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आंसर पूरा होता है। जितना जितना देखो सब इसमें जितना वर्ड मीनिंग है इसके बारे में सब पूछा है कि किस कारण यहाँ पर भू जो हमारी भू निक्षेपित आकृति हैं वो सब इसमें अपरदित होती हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा पूछा था, तो मैंने आपको एक एक करके सबका यहाँ पर बता दिया। स्कर क्या होता है, ट्रबलिन क्या होता है, हिमोट क्या होता है, मैदानी घात क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। राइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, विभिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगों के प्रकाश डालते हुए छाया क्षेत्रों के उद्भव की विवेचना कीजिए। देखो जैसे कि आपने ये पढ़ा है भूकंपी तरंगे हैं, तो आपको पढ़ रहा है कि हम यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक पढ़ के भी नहीं पढ़ा होगा, तो स्टैटिक टॉपिक पढ़ के हम यहाँ पे कर ले जाएंगे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जो था पहला वाला वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको सब नए वर्ड वहाँ पर पढ़ने थे, उसी से आपका मार्क्स उसी से ही पड़ेगा। जो डिफिकल्ट वर्ड था ना वहाँ से ही आपके मार्क्स पड़ेंगे, क्योंकि आपको सब चीज़ें पता होंगी। तो ठीक है, तो देखते हैं दृष्टिकोण। इसमें हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा, देखो किसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, भूकंपी तरंगों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहला स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, सीधे से आप भूकंपी तरंगों के बारे में प्रस्तावना देंगे या इंट्रोडक्शन देंगे इसमें। ठीक है, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन से एक ही चीज़ होता है, जिसको नहीं समझ इंग्लिश हिंदी का थोड़ा डाउट रहता है, इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रस्तावना हिंदी में। ठीक है, तो भूकंपी तरंगों की विभिन्न प्रकारों के बारे में आप बताएंगे आपको क्या होते हैं भूकंपी तरंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी छाया क्षेत्र की अवधारणा पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, छाया क्षेत्र की अवधारणा बतला है। तो फर्स्ट में भूकंपी तरंग बताएंगे, दूसरे में क्या बताएंगे, छाया तरंगों के बारे में बताएंगे, छाया क्षेत्रों के बारे में ये क्या है ना, किसके उद्भव से यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है। तीसरे में बताएंगे कि इसकी जो इन दोनों की भूकंपी तरंगों और इस पर छाया क्षेत्र के उद्भव की क्या आपस में कारण थे, तो इस पर आप निष्कर्ष बता देंगे। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या यहाँ पे आगे करना है। देखो जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 से 3 बातों को यहाँ पर लेके पूछता है। ठीक है, वो दोनों तीनों को बातों को आपको बताने के बाद जो निष्कर्ष निकालना है, क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, जैसे कि आप 3 फ्रेंड हो, आप तीनों मिलते हो, अभी देखो 3 कहीं आप रहते हो साथ में, उसके बाद आप 3 रहने के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। ठीक है, तो वो चीज़ वही चीज़ यहाँ पर है कि तीनों जब यहाँ पर आपको बात पूछेगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है। 3 पढ़ने के बाद आपको निष्कर्ष निकालना है, तीनों बातों के बाद क्या निष्कर्ष आपका आया, सीधी सी बात ये है। ठीक है, जिस टाइप से आपको निष्कर्ष निकालना है काफ़ी इजी बन जाएगा, मतलब समझना बन जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दृष्टिकोण। भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे यहाँ पर लिखेंगे। भूकंपी तरंगे जो हमारी हैं, भूकंपी तरंगों को सेस्मिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, भूकंपी तरंगों को क्या सेस्मिक तरंगे भी कहते हैं। ये मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन सी, भूगर्भिक तरंगे, कौन सी, भूगर्भिक तरंगे। दूसरी कौन सी होती है आपकी, दूसरी आपकी होती है धरातली तरंगे, धरातली तरंगे। ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड ये 2 तरंगे होती हैं। तो ये क्या होती है, मैं 2 तरंगे होती हैं। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र क्या होता है, ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होगी उसके दौरान ये क्या होगी, उत्पन्न होंगी। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। भूगर्भिक तरंगें 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। उसमें क्या है, उसमें से जो भूगर्भिक तरंगें वो भी आपकी 2 प्रकार की होती है। आपकी होती है एक पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग। तो आपको इंट्रोडक्शन उतना बता देना जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से पी तरंग के बारे में लिखेंगे, एस तरंग के बारे में लिखेंगे। पी तरंग क्या होती है, ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। राइट, ये गैसीय, तरल, ठोस और जो तीनों पदार्थ से होकर यहाँ पर क्या गुजर सकती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, एस तरंगों में क्या लिखेंगे, ये तरंगें धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुँचती है। ये तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजर सकती हैं। ये तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। उसमें क्या थी, समांतर थी, ये समकोण है। ठीक है, इसलिए ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उस पर शीर्ष गर्त का सृजन करती हैं। देखो यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पी और एस तरंगों में। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट आपको डिस्कस हो गए, अभी आप मतलब क्लियर हो गए, तो ये दोनों पॉइंट वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अगला यहाँ पे नीचे से लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ये आपका पेज है, यहाँ से स्पेस छोड़ के लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे, जब भूगर्भीय तरंगों को धरातली सैलों के मध्य अन्योन क्रिया होती है इनमें दोनों में। ठीक है, तब नई तरंगें पैदा होती हैं, जिसमें आपकी धरातली तरंगों कहा जाता है इनको। ठीक है, क्या होती हैं, जो आपकी जो भूगर्भीय तरंगें हैं या धरातली तरंगें में आपको जब कंपन होगा या अन्योन क्रिया होंगी तो इससे ही आपकी धरातली जो तरंगें हैं वो पैदा होंगी या निकलेंगी। ठीक है, इनसे सैलें विस्थापित होती हैं जिनके कारण इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। धरातली तरंगें
दो प्रकार की होती है इमारतें दोस्तों आ जाती है। इसके बाद कॉमा करेंगे, इमारत जो हमारी धरातलीय तरंगें ये भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की मैंने किसको किसको देखा, आपको पहले मैंने देखा भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, पी और एस, राइट, तो ये आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे धरातलीय तरंग जो है, धरातलीय तरंगें वो भी दो प्रकार की होती हैं। इसको देखते हैं कौन कौन सी। एक होती है लव तरंग, लव तरंग, दूसरी होती है रैले तरंग, रैले तरंग, ठीक है। तो वहाँ से दो हेडिंग डालनी है आपको। लव तरंग क्या होती है, रैले तरंग क्या होती है। लव तरंग इनमें कण की गति होती है जो यस तरंग की तरह होती है। यह संचरण की दिशा के अनुप्रस्थ होती है, लेकिन इसमें कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं होती है। इसकी जो पार्श्विक गति करने के कारण धरातल पार्श्वी रूप से मुड़ जाता है, ठीक है। ये आपको लव तरंग में लिखना है। रैले तरंग में क्या लिखेंगे, रैले तरंग में आपको लिखना है ये अंडाकार और प्रतिगामी कण की गति के साथ रोल को करते हुए ऊपर नीचे होते हैं, वो संचरण करती हैं तथा अपनी दिशा की ओर यहाँ पर ये अग्रसित होती हैं। ये एक और ध्रुवाधर सतह पर सीमित हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, ये आपको दोनों तरंगे के बारे में सब खत्म हो गया। उसके बाद छाया क्षेत्र डालना है, हेडिंग क्या डालना है, छाया क्षेत्र, ये आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, ये शैडो जोन जो होता है इसको लिखेंगे। वैसे तो भूकंप लेखी यंत्र, राइट, क्या, वैसे तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली जो भूकंपीय तरंगें हैं वो अभिलेखित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह देखा जा सकता है कि भूकंपीय लेखित जो हमारी भूकंप अभिकेंद्र हैं 105 डिग्री भीतर, ठीक है, किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। हालांकि भूकंप लेखी अभिकेंद्र से 145 डिग्री से परे, ठीक है, केवल पी तरंगों के पहुंचने की दर्ज यहाँ पर करते हैं, न कि यस तरंगों को, ठीक है। अतः भूकंप अभिकेंद्र हमारा 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच ये क्षेत्र दोनों प्रकार के तरंगों की छाया क्षेत्र होता है। 105 डिग्री से परे संपूर्ण क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से न केवल विस्तार से बड़ा है, बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है, ठीक है। ये आपको पॉइंट यहाँ पर डालना है। 105 डिग्री आपको ऐसे लिखना है, अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो 105 डिग्री ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। 105 डिग्री ऐसे करके आप नहीं लिखना है डिग्री करके, ठीक है। ये आप 105 डिग्री ऐसे बना देंगे, इतने लिखना है सिर्फ, राइट। तो इसको देखो, कोई फिगर भी है, मैं फिगर इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि हम देखो फिगर दिया, पी वेव यहाँ पर पी जो मैं तरंगे दिया था उसके बारे में दिया था, यहाँ पर एस तरंगे के बारे में दिया है, ठीक है। तो हो सकता है आप अगर देखो ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन करेंगे उतने क्वेश्चन में हो सकेगा आपको फिगर बनाना पड़ेगा, वहाँ से ही आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में एकदम सटीक क्वेश्चन कोई नहीं लिख पाता है, ठीक है। तो वो फिगर से ही मार्क्स कवर कर लेते हैं, राइट। तो आपको क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन है A to Z, जितना मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, दूसरा किया, आपको वहाँ से फिगर पहले से भी फिगर बन सकता था, ठीक है। मैं बाद में बताता हूँ आपको। जैसे कि सेकंड में आपको फिगर ये है, ये फिगर बना था, जैसे पी तरंग है, एस तरंग है, ठीक है। इनका कोर कहाँ पर होगा, कोर ये होगा, राइट। अभी जैसे मैंने 105 डिग्री के बीच की बात की, 105 डिग्री हुआ, राइट, और 145 डिग्री के बीच में की बात की मैंने, 145 डिग्री की यहाँ पर। तो ये सब आपको यहाँ पर दिखा देना है कि जो पी वेव शैडो है हमारा जोन ये होगा, और पी वेव शैडो जोन हमारा ये होगा यहाँ से, राइट। और आपका यहाँ पर जो एस वेव शैडो जोन होगा वो कैसे होगा आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप वो बात नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे दिखा के बता सकते हैं, वो जरूरी नहीं उतना आप लिखें जितना मैंने बताया है। ये आप सीधा बनाएंगे, यहाँ से आपको कवर हो जाएगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं और इसमें क्या लिखना है। तो इसी के नीचे से और लिखेंगे, इसमें इसी के नीचे डालेंगे आप कि यहाँ पे लिखेंगे भूकंप विज्ञानी जो है, भूकंप वैज्ञानिक हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि छाया क्षेत्र का जो हमारा उद्भव है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण हुआ है। ये आपको निष्कर्ष में लिखना है, ठीक है। ज्ञात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समांगी नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में असमान घनत्व है जिससे छाया क्षेत्रों का उद्भव होता है, ठीक है। पी तरंगों के छाया क्षेत्र में मेंटल और करोड़ के बीच की सीमाओं की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त ये भी निष्कर्ष निकाला गया है कि बाहरी करोड़ के तरल पदार्थ से बना या ये बना है, क्योंकि एस तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं और पी तरंगे तरल करोड़ से द्वारा अपवर्तित रहती हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर अपने निष्कर्ष में डाल देनी है, राइट। इतना लिखना है और यहाँ पर ये निष्कर्ष में डाल देना। हो सकता है फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर आपको मार्क्स वहीं से ही मिलेगा। कितना भी आप इसमें ज्योग्राफी में लिख डालिए। अगर आप देखो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जो 250 वर्ड का क्वेश्चन रहता है। पहले मैं बता देता हूँ, 1 से लेके जो आपको 10 क्वेश्चन रहता है स्टार्टिंग का, वो आपका 250 वर्ड का रहता है और 15 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन, ठीक है। 1120 रहता है वो आपका रहता है, 11 से 20 आपका रहता है 150 वर्ड का, और यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में पूछता है। तो आपको क्या है यहाँ पर देखो उस क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है कि आपको क्या है। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन को ही पूछा गया, जैसे मैं यही क्वेश्चन है 15 नंबर पूछा गया, ठीक है। तो आपको वहाँ से मैक्सिमम अगर आप नहीं लिखते हैं, फिगर नहीं बनाते हैं, तो 3 से 4, ठीक है। वो मैं 3-4 ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, आपको 3 मैक्सिमम 3 नंबर देगा, राइट। अगर नहीं फिगर बनाया, अगर फिगर बनाए और अच्छे से आपने बनाया तो आपको 4 से 5 नंबर भी दे सकता है।
फिगर बना के आपने बहुत अच्छे से दिखा दिया है। मैक्सिमम 5-6 नंबर, इससे ऊपर नहीं मिलना है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने कुछ कॉपी चेक की है आंसर राइटिंग की, तो कुछ 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे मैंने लोगों को 3 नंबर 4 नंबर दिया है, तो लोग सोचेंगे कि बहुत कम मार्क्स मिला है। इतना ही मार्क्स मिलता है। आप अगर टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन किए होंगे, आप कभी किए होंगे, तो आपको पता होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट सीरीज करके रखा हूँ, विजन एस का, और भी जो टेस्ट सीरीज थी तो मैं करके रखा काफ़ी। जो मैक्सिमम मेरा वहाँ पे मार्क्स आया, वो अभी तक मैक्सिमम मार्क्स मेरा 6.5 आया है। इससे ऊपर मार्क्स मेरे को अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सब बात की बातें मैं बाद बता दूंगा, यहाँ पे मैं पेपर डिस्कस करूँ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। कोई डाउट रहता है आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में, जो भी कुछ डाउट रहता है, या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो बीच में आया मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा, पटल विरूपण की अवधारणा यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। पटल जो विरूपण है उसकी अवधारणा और इसमें शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्या पूछा है और किसके बारे में यहाँ पर दृष्टिकोण में कैसे लिखना है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ इसके बारे में पूछा पटल विरूपण, पता होना चाहिए पटल विरूपण क्या है। पटल विरूपण बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। सेकंड बात पे आएंगे आप। सेकंड बात में क्या बताना है, इसमें शामिल जो आपकी विभिन्न प्रक्रिया हैं, इसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं इसमें, इस बात को यहाँ पर आप सेकंड बात में बताएंगे, ठीक है। थर्ड बात में इन दोनों से समराइज करके जो भी आपका निष्कर्ष आता है, थर्ड में आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है मन में कि 250 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो और 150 वर्ड वाला क्वेश्चन है वो बराबर नहीं लिखने हैं। कुछ वर्ड इसमें एक्स्ट्रा रहेगा, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा रहेंगे, कुछ फिगर एक्स्ट्रा रहेंगे, तो आपको यहाँ से नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। याद रखना है ये। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमारा उत्तर कैसा रहेगा। पटल विरूपण क्या है इसको देखते हैं। पटल विरूपण एक अंतर्जनित प्रक्रिया होती है। इसमें वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की भू प्रपटी को संचालित या उत्थापित या निर्मित करती हैं, ठीक है। वह एक प्रक्रिया, ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जो भूतल की विन्यास में परिवर्तन लाती है। यह पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले ऊर्जा के कारण पृथ्वी की भू प्रपटी को संचालित या उत्थापित या निर्मित करती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन या आपका जो ज्वारी होती है, ज्वारी घर्षण, उसमें यहाँ पर उसकी जो उत्पत्ति होती है उससे यहाँ पर जुड़ी होती है, ठीक है। उसके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, राइट। पटल जो विरूपणी है, गतिशीलता की जो प्रक्रिया है उसको निम्न प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, जो देखते हैं क्या क्या होती है प्रक्रिया। पहले हमारा यहाँ पर हेडिंग डालेंगे परिवर्तनीय प्रक्रिया, ठीक है, सॉरी परिवर्तनीय प्रक्रिया, परिवर्तनीय प्रक्रिया। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें तीक्ष्ण वलय, ठीक है, तीक्ष्ण वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपटी की जो लंबाई है, ठीक है, एवं उसकी जो संकीर्ण पट्टियां हैं उसको क्या है प्रभावित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं इसमें। यह प्रक्रिया तब होती है जब विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग हो जाती हैं, टकराती हैं या अलग हो जाती हैं, ठीक है। किससे, टकराने से ही एक दूसरे के साथ सरकती हैं, कर सकती हैं। यह तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से जो आपका पर्वत निर्माण है तथा जो भूप्रपटी के लंबे एक संकीर्ण पट्टियां हैं उनको क्या प्रभावित करती हैं। ये वर्तमान पर जो हमारे परिवर्तनीय हैं प्रक्रिया, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, जैसे कि भूमध्यसागरीय में रिज, ठीक है, भूमध्यसागरीय का रिज। उसके बाद रेडियन जो आपका है पर्वतन, उसका हिमालय पर्वत, ठीक है। ये तो ये क्या है यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं, आपके पर्वतीय जो प्रक्रिया है, परिवर्तनीय प्रक्रिया, उसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पर आप, उसके बाद अगली जो हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं। महाद्वीपीय जो रचना है उसके संबंधी क्या प्रक्रिया है, इसमें धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति से संलग्न जो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें किसी महाद्वीप के क्षैतिज संचलन की बजाय ऊर्ध्वाधर संचलन ही होता है तथा धरातल के बड़े भाग का उत्थापन या विकृत शामिल होता है इसमें। ये प्रक्रियाएं पूरे क्षेत्र में समान रूप से ऊपर उठाती हैं और परिणामस्वरूप क्या होता है, हल्की हल्की जो मेराबदार होती हैं उसमें बनावट तथा संरचनात्मक घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। थर्ड हेडिंग क्या डालेंगे आप, जो भी है हेडिंग नंबर आप चेंज कर लो, जो भी रहेगा। अगली हेडिंग यहाँ पर आएगी प्लेट विवर्तन की, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से इस जो डिफिनेशन है इसको लर्न भी कर लीजिएगा। इसमें भूप्रपटी प्लेटों को क्षैतिज संचलन भी जो आपको संचलन होता है वो शामिल होता है। पृथ्वी की बाह्य आवरण अर्थात स्थल मंडल विवर्तनिकी प्लेटों में विखंडित हो जाता है। प्लेटों को मुख्य गौड़ होते हैं उनमें या छोटी सी जो माइक्रो वर्गों में विभक्त किया जाता है। इन प्लेटों की जो क्षैतिज संचलन प्रक्रिया है वो प्लेट विवर्तनिकी कहलाती है। महाद्वीपों को तथा महासागर के वितरण के साथ विश्व के वर्तमान भौतिक मानचित्र प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया को परिणाम होते हैं, ठीक है। उसकी हेडिंग आप डालेंगे। उसके बाद भूकंप डालेंगे, हेडिंग भूकंप। भूकंप में क्या लिखेंगे, ये अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी पर आंतरिक भागों के शैलों में संचित
अतिरिक्त तनाव जैसे कि वलन आपका या भ्रसन होता है, ठीक है, या अन्य भौतिक परिवर्तन होते हैं, उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। पृथ्वी की सतह पर कमजोर क्षेत्रों के माध्यम से गतिज ऊर्जा या भूकंपी तरंग बोल सकते हैं उसको, के रूप में बाहर निकलता है। गतिज ऊर्जा के रूप में क्या है, बाहर निकलता है। इस प्रकार संचलन के परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में उत्थान या अवतलन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे परिवर्तनीय महाद्वीप जो संरचना है, भूकंप तथा प्लेट विवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, उसके कारण भूपर्पटी में भ्रंश तथा विध्वंस हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण यहाँ पर बना रहता है या प्रेरित होता है, ठीक है। तो आप तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से लिखेंगे, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाएगा। देखो जैसे कि इसमें पूछ रहा है यहाँ पर, इसके हिसाब से आप इतना लिख नहीं पाएंगे इसमें, राइट। अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से आप नहीं लिख सकते कि जो हमारे प्रटल विरूपण है इसमें क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। इस वजह से ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़िए, NCERT होता है वहाँ से रीड करिए, कुछ नोट्स होते हैं वहाँ से रीड करिए, ठीक है। जिसका ज्योग्राफी ऑप्शन होगा वही सब क्वेश्चन अच्छे से कर जाएगा, राइट। बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ आपको किस टाइप से करना है, आप नोट्स बना लीजिए अच्छा से हर क्वेश्चन का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखता हूँ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपका, पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन हिमालय में होने वाले भूस्खलन की किस प्रकार भिन्न है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग नॉर्मली लिख भी सकते हैं इसके बारे में, क्या पूछ रहा है, पश्चिमी घाट का है और हिमालय भूस्खलन का है, ठीक है। तो दृष्टिकोण क्या रहेगा, इसको देखते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है भूस्खलन के बारे में पूछ रहा है। पश्चिमी घाट में तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। तो पहली बात क्या है, भूस्खलन से स्टार्ट करेंगे आप। इसका परिचय क्या देंगे, जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा भूस्खलन से देंगे, मतलब भूस्खलन को क्या है इसको परिभाषित करना है, ठीक है। सेकंड बात आपको क्या डालना है, सेकंड बात आपको ये पूछा पश्चिमी घाट, जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे पश्चिमी घाट लिखा है तो पश्चिमी घाट से आप आंसर स्टार्ट कर दो। किसके बारे में बोला है, पश्चिमी घाट में क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है, मतलब भूस्खलन हो रहा है। तो किसके बारे में बोला है, भूस्खलन के बारे में, ठीक है। अब समझ आ गया होगा। तो सेकंड बात में आपको लिखना है पश्चिमी घाट के बारे में तथा हिमालय के जो भूस्खलन के बीच क्या मतलब अंतर है उसको उल्लेख करना है, यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर दोनों को समराइज करके निष्कर्ष निकाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। भूस्खलन सैल, मलबे, भूमि या मृदा, ठीक है, कि जो हमारी संहति होती है उसके नीचे की ओर संचलन होता है। भूस्खलन तब होता है जब ढलान के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य प्रकार के अपरूपण प्रतिबल होते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर ढलान को निर्मित करने के लिए क्या प्रतिबल होते हैं, ढलान को निर्मित करने के लिए यहाँ पर जो सामग्री होती है अपरूपण सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, उसके रूप में यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऐसा प्रायः भूकंप, बाढ़ तथा ज्वालामुखी के संयोजन से होता है। लंबे समय तक वर्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेरकों में से एक है, ठीक है। ज़्यादा समय तक वर्षा होगी तो क्या होगा, भूस्खलन होगा, ठीक है। भारत में हिमालय एक पश्चिमी घाट भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक सुवेद्य 2 प्रदेश हैं। जो आपके पश्चिमी घाट भूस्खलन में है उसमें सर्वाधिक 2 जो सुवेद्य क्षेत्र है हमारे, कौन कौन से हैं, उसमें देखो जो हमारे 2 क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों में भूस्खलन के कई अंतर होते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। जैसे कि आपका भूस्खलन की घटना के कारण, ठीक है, यहाँ पे आपको क्षेत्र जो भूस्खलन की घटना के कारण क्या होंगे आप यहाँ पर डाल सकते हैं हेडिंग में। तो ये डाल सकते हैं कि हिमालय तथा मेखला की जो हमारी भूकंपीय गतिविधि है इसके तहत हमारा विवर्तन की रूप से स्थिर या अस्थिर जो युवा भूगर्भीय संरचनाएं हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर हमारे संचलन के सेल से सेल लगातार दबाव में पड़ती हैं, जिससे वे क्या है भुरभुरी होती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। भुरभुरी मतलब एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। भूस्खलन से क्या है ये उनका कारण बन जाती है भूस्खलन आने का, ठीक है। पश्चिमी घाट में बता सकते हैं आप कि पश्चिमी घाट में लगभग सभी बड़े संचलन पश्चिमी तट पर मानसून, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। पूर्वी तट पर इसे कभी कभी चक्रवाती घटनाओं द्वारा देखा जाता है, जो मुख्यतः यहाँ पर क्या है प्रेरित करने वाला तंत्र या अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर अधिभारी या अति संतुष्टि है, जिसकी तीव्रता यहाँ पर क्या है समुद्रमुखी ढलान से कैनियन दृश्य की घाटियों के द्वारा यहाँ पर विच्छेदित होती हैं, ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भूकंप की प्रकृति आप बता सकते हैं, ठीक है, भूकंप की क्या प्रकृति है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि जो भूस्खलन की घटना है उसके कारण क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये डाल सकते हैं पॉइंट, जैसे कि आपका यहाँ पर हिमालय की मेखला है, पर्वत श्रृंखला है, तो क्या है गंभीर जो भूकंपी गतिविधि है इसके तहत क्या है जो विवर्तनिक हमारे रूप होता है उसमें स्थिर या अस्थिर बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी स्थिर नहीं होगा, अस्थिर होगा, ठीक है। अस्थिर युवा जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं उसमें शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त क्या है भारतीय जो हमारी प्लेट है उसमें उत्तर की तरफ संचलन के सेलों को लगातार क्या है दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या है हमारी भुरभुरियाँ कमजोर भूस्खलन के यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर दूसरा क्या रहेगा भूकंप की प्रकृति रहेगी, ठीक है। तो क्या है भूकंप की प्रकृति को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के क्षेत्र की तुलना में हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन अत्यधिक बड़े क्षेत्र में तथा बड़े पैमाने पर होते हैं, ठीक है। अधिकतर मामलों में विशेष रूप से भूकंपी जो कारक हैं उसके कारण हमारी जो स्खलन के दौरान जो हमारी अंतर्निहित सेल होती हैं उसमें लक्षण जो होते हैं उसके साथ साथ क्या है अधिभार भी विस्थापित यहाँ पर हो जाता है, राइट।
यहाँ पे आप अगली हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, घटना की जो बारंबारता है, हिमालय भूकंप जो भूस्खलन है उसकी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं सर, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर जो उत्तराखंड था वहाँ पे देखने को मिला था चौमली में, ठीक है। तो जबकि पश्चिमी घाट में इसकी बारंबारता इतनी अधिक नहीं होती है, राइट। ढाल स्थिरता क्या होती है, सॉरी ढाल अस्थिरता क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, ढाल अस्थिरता, थोड़ा बोलने में इसमें स्थिरता निकलता है मुझे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ढाल अस्थिरता हिमालय क्षेत्र में परिपक्व एवं उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके कारण यहाँ पर उच्च ढाल की स्थिरता यहाँ पर पाई जाती है। इसकी तुलना में पश्चिमी घाट या भूगर्भीय रूप से स्थिर है और ये अधिकांशतः अत्यंत कठोर शैलों से बने होते हैं। लेकिन जो नव विवर्तन के हमारे यहाँ पे होते हैं गतिविधियाँ होती हैं उनके द्वारा क्या प्रभावित पठारी सीमांत का उत्थान यहाँ पर किया जाता है, जो भूस्खलन के लिए ढाल को प्रदान करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा लिखना है और यहाँ पे आप निष्कर्ष भी डाल सकते हैं, और निष्कर्ष नहीं डालेंगे तो भी यहाँ पे आंसर आपका चल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर, बुनियादी ढांचे और कला एवं शिल्प क्षेत्र में विशेष बल देते हुए रेखांकित कीजिए कि पर्यटन भारत में अन्य क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। जो पर्यटन है हमारा भारत से अन्य क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है, हमारा पर्यटन के बारे में पूछ रहा है। तो पर्यटन को क्या लिखेंगे आप, पर्यटन से ही आप आंसर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन या आपके प्रस्तावना, ठीक है। सेकंड बात में आप क्या लिखना है, यहाँ पर इसके बताना है कि हमारे जो उद्योग है, खुदरा व्यापार है, शिल्प उद्योग है, इसमें कैसे इस क्षेत्र के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, कैसे यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है इनमें, ये बता देंगे। उसके बाद अपना क्या है, दोनों को कंपेयर करते हुए अपने निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर देख लेते हैं पर्यटन के बारे में। भारत यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र के एक बृहद बाजार है, मतलब काफ़ी बड़ा बाजार है। ये आला पर्यटक जो उत्पादन हैं उसमें विभिन्न जो यहाँ पर पोर्टफोलियो जैसे कि क्रूज, साहसिक पर्यटन, चिकित्सा, कल्याण, खेल, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, ये सब क्या है इसमें यहाँ पर ये जो पारिस्थितिकी हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी पर्यटन है, फिल्म ग्रामीण है, ये सब क्या है इसमें इनको सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। वर्ष 2020 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद यात्रा और पर्यटन उद्योग का योगदान का 121.9 बिलियन डॉलर, ठीक है, 9 बिलियन डॉलर इतना था ये आप ये डालेंगे, दिखा देंगे। उसके बाद हेडिंग डाल देंगे आप, भारत में अन्य क्षेत्रों में पर्यटक का प्रभाव। ये चीज़ आप देखो करंट से भी क्वेश्चन कुछ पॉइंट उठा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। भारत में अन्य क्षेत्रों पर पर्यटन का प्रभाव, तो और संरचना उद्योग का विकास बढ़ावा मिला है, ठीक है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर संपर्क में मिला, जैसे कनेक्टिविटी में लिख सकते हैं रेल, वायु मार्ग, जल मार्ग, इन सब में क्या हुआ है यहाँ पर बढ़ावा मिला। जैसे कि 2020 की बात से यहाँ पर क्या इसमें 20 अरब डॉलर के लिए हवाई हमारी यात्रा थी, उसमें यहाँ पर क्या इसमें जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या बताया 2027 तक इसमें इसका आकार जो है 200 मतलब 2 गुना करना का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। ये हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद डाल सकते हैं आतिथ्य संरचना, जैसे लग्जरी स्टे है हमारा, ठीक है, अफोर्डेबल स्टे है, इन दोनों की मांगे क्या वृद्धि हो रही है। अक्टूबर 2021 के बाद से इन दोनों में सब में जितना भी यहाँ पर जो आ रहा है पॉइंट्स, इन सब में वृद्धि देखी गई है, राइट। जैसे कि यहाँ पर इसके अतिरिक्त आप ओयो देखते हैं, ओयो का होटल होता है, ठीक है। ओयो के अनुमान ये लगाया कि भारतवर्ष में 2030 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अवसर यहाँ पर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डाल सकते हैं। उसके बाद और हेडिंग क्या डालेंगे, चिकित्सा संरचना, आधुनिक दवाओं के कारण यहाँ पर क्या किफ़ायती उपचार उपलब्ध के कारण जो वैकल्पिक दवाएं हैं जैसे आयुर्वेदिक है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, ये सब क्या है यहाँ पर इसमें भी भारत को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की है इसमें, ठीक है। तो क्या 2020 के बाद से 2027 में यहाँ पर 21.1 जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी दर से यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर है, ठीक है। डिजिटल संरचना हम लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजिटल में बढ़ावा मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑनलाइन का भी जो बढ़ावा दिया है वहाँ पर लिख सकते हैं। मनोविज्ञान का जो विनोद का जो अवसंरचना, जैसे कि पर्यटक को रोमांचकारी अनुभव प्रदान करने वाला, वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, क्रूज, लाइट्स, साउंड, ये सब चीज़ क्या है आप डाल सकते हैं। कुछ गेम डाल सकते हैं, खेल डाल सकते हैं इसमें, राइट। कला और शिल्प को बढ़ावा देना, इस हेडिंग में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि UNWTO 2005 के अनुसार यहाँ पर ऐसा बताया गया था कि पर्यटक अपने बजट का कम से कम 40% यहाँ पर क्या है इससे निकालता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें जैसे कि आपका पर्यटक के बीच में स्थानीय कला, शिल्प कला, ठीक है, और जो सरकार द्वारा कई पहल शुरू की गई इसमें यहाँ पर शामिल किया गया था ये सब चीज़, राइट। मरुस्थलीय कच्छ शहर है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था की कला को क्या है बढ़ावा दिया गया, ठीक है। क्राफ्ट का जो हमारे एक्सपीरियंस है वो बढ़ावा दिया गया, टूरिज्म पर बढ़ावा दिया गया है, राइट। क्राफ्ट सरकारी सफारी जो योजना है उस पर बढ़ावा दिया गया है। तमिलनाडु की जो ऐसी सरकार है उसमें वहाँ पर टूरिज्म को लेके इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, जैसे शिल्प पर्यटन ग्राम परियोजना को लेकर, ठीक है। इसकी शुरुआत भी की यहाँ पर कहाँ, वेल्लूर में। और आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, हम्पी, अजंता जैसी जो हेरिटेज वॉक है उसमें क्या है मूर्त पे यहाँ पर मूर्त विरासत के रूप में यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना पॉइंट्स और डाल सकते हैं दिखा के। तो आप ये से जो निष्कर्ष रहेगा वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 2020 के बाद से अब जो भारत में जो यहाँ पर इसमें पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। 2020 से 2024 तक काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और भी आगे वृद्धि देखी जाने की उम्मीद है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना आंसर यहाँ पर जो कंक्लूजन है इन दोनों को करके निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ करंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे आप, जैसे कि मैंने करंट पॉइंट्स बहुत सारे बताए, आप करंट पॉइंट यहाँ से डाल भी सकते हैं। जैसे कि करंट के लिए आप कुछ जैसे आपकी योजना मैगजीन है, कुरुक्षेत्र मैगजीन है, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ को फॉलो कर लेंगे।
ये दोनों मैगजीन तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पॉइंट्स निकलते हैं, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, शिल्प के क्षेत्र में अभी कोई एक मैगजीन थी, मुझे याद नहीं कौन सी थी, योजना की मैगजीन थी, बट किस मंथ की मुझे नहीं पता है। वहाँ पे शिल्प के क्षेत्र के लिए पूरी मैगजीन डेडिकेटेड थी, वो शिल्प के लिए पूरा मैगजीन दिया हुआ था। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट निकल सकते थे। ठीक है, तो वहाँ से आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, पूरा आंसर आप निकाल सकते हैं। वहाँ से कम आप वहाँ से 5 आंसर लिख सकते हैं उस शिल्प को लेकर पूरी बुक से। ठीक है, तो आप कहीं भी मिलता है डाटा, गूगल से देख लीजिए, बट गूगल से देखेंगे तो गूगल का लैंग्वेज आपको आंसर में नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। छठा क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं, बाकी छठा क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख के आइएगा, बाकी छठा क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। छठा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण का विवरण दीजिए और समझाइए कि वह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में क्यों केंद्रित है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना है, कल यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।